क्षेत्र को समझेंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। देखिए, विद्युत क्षेत्र से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसको जरा समझने के लिए थोड़ा सा हमें पहले इसको भली भांति अपने बुद्धि में बैठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक क्यू आवेश में दिखा रहा हूँ, इसके चारों तरफ एक अदृश्य विद्युत क्षेत्र होता है। ये डॉटेड से मैंने इसलिए दिखा रखा है क्योंकि होता तो अदृश्य है, लेकिन अब कैसे बताऊं मैं तुमको। इस प्रकार का एक विद्युत क्षेत्र होता है, ऐसे जैसे प्रकाश के बल्ब से प्रकाश निकलता है, ऐसे। तो इस प्रकार का विद्युत क्षेत्र जो होता है वो होता है किसी आवेश के चारों ओर एक अदृश्य क्षेत्र बन जाता है, जिसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये दिखाई नहीं देता। जैसे भीगी रातों में जब हम टॉर्च जलाते हैं तो हमें, आपने देखा होगा, टॉर्च में दिखता नहीं है कुछ, तो कुछ नहीं दिखाई देता है। पर कोई वस्तु जब टॉर्च के प्रकाश के रास्ते में आ जाती है तब वो हमें दिखाई पड़ती है। तो देखिए किस प्रकार से हमें वो दिखाई देती है। मैंने यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से आपको समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने एक चित्र लिया है, इसमें ये जो सीढ़ियाँ हैं ये टॉर्च के प्रकाश में आए। प्रकाश तो है लेकिन सीढ़ियों ने हमको बताया प्रकाश। अगर सीढ़ियाँ ना होती तो हमको शायद प्रकाश का पता नहीं लगता कि इस स्थान पर प्रकाश भी है। इसको आप थोड़ा सा और अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। इसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र में का पता कब लगता है, जब हम कोई दूसरा आवेश उसमें रखते हैं। अगर जैसे ऊपर मैंने ये क्यू का जो विद्युत क्षेत्र दिखाया, अगर इसमें कोई दूसरा आवेश रखा है और उस पर बल लगने लगता है तो हमको पता लग जाता है कि ये जो है कहीं ना कहीं आसपास विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। जिस प्रकार से सीढ़ियों से पता लग रहा है कि आसपास कोई, अगर सीढ़ियां ना होती आसपास तो प्रकाश होते हुए भी नहीं दिखता। क्या आप इस बात को समझ सकते हैं सही से? यानी कि प्रकाश का पता सीढ़ियों से लगा। इसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र का पता कोई जब आवेश वहां पर रखा होगा और उस पर बल लगने लगेगा तो आप कह सकते हो हाँ यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र होगा निश्चित रूप से, नहीं तो इस पर बल ना लगता। तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा इसको और बढ़िया ढंग से समझ पाएंगे। एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर देना चाहूंगा। देखिए, आपने देखा रात को सूर्य का प्रकाश होता है क्या नहीं होता है? चलिए, अगर विद्युत क्षेत्र का पता हम आवेश से लगाते हैं, अगर आवेश ना रखें विद्युत क्षेत्र में तो हम बता ही नहीं पाएंगे यहाँ विद्युत क्षेत्र था कि नहीं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का पता तो आवेश रखने पर ही पता लगेगा। जिस प्रकार से लाइट का पता जब कोई वस्तु रखते हैं लाइट के सामने तभी लगता है। मैं आपसे कह रहा था कि रात को सूर्य का प्रकाश होता है कि नहीं, यह हमें कैसे पता लगता है? रात को सूर्य का प्रकाश है कि नहीं, दिखता तो नहीं है। परंतु अगर आप आसमान में चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा आपको चमकता हुआ दिखता है। तो चंद्रमा कैसे चमकता है? इसका माने चंद्रमा के ऊपर कोई प्रकाश पड़ रहा है, और ये प्रकाश किसका होगा? ये प्रकाश निश्चित रूप से सूर्य का होगा। लेकिन प्रकाश तभी दिखता है जब किसी से टकराता है। तो चंद्रमा से टकराने पर चंद्रमा के होने का पता हमें लगता है। ठीक उसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र है किसी स्थान पर, इसका पता हमें कैसे लगेगा? किसी आवेश को वहां पर रखने पर पता लगेगा। चलिए इसको फिर से हम थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे मैंने क्यू आवेश दिखा रखा है।
तो ये क्यू आवेश जैसे ही रखेंगे बच्चों विद्युत क्षेत्र में, तो इस पर जो है एक बल लगने लग गया। देखिए आप ये बल क्यों लगने लगा? क्योंकि ये आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित था। तो अगर किसी आवेश पर कहीं रखें अगर किसी आवेश को और उस पर कोई बल लगने लगे, तो आप समझ जाइए कि वहां आसपास विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का पता कैसे लगता है, ये तो अभी मैंने आपके सामने रखा। और विद्युत क्षेत्र बनता कैसे है? किसी आवेश के चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र बन जाता है, जैसे किसी प्रकाश स्रोत के चारों तरफ एक प्रकाश क्षेत्र बन जाता है। तो इसी प्रकार से किसी आवेश के चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र बन जाता है, जिसका पता हम किसी दूसरे आवेश के माध्यम से लगा सकते हैं। अच्छा, अगर विद्युत क्षेत्र है लेकिन हम उसको, अगर विद्युत क्षेत्र जिसके कारण उत्पन्न हो रहा है, जैसे टॉर्च से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, लेकिन अगर वस्तु जिससे हमें पता लगाना है टॉर्च के प्रकाश का, अगर वो बहुत दूर है, तो आप जानते हैं टॉर्च के प्रकाश का उस पर असर कम पड़ता है। इसी प्रकार से कोई आवेश का विद्युत क्षेत्र उसके समीप तो आसानी से पता लग सकता है, परंतु उससे बहुत दूरी पर उसको पता लगाना थोड़ा सा कठिन होता है। हालांकि ये लगता है, परंतु उसको ऑब्जर्व करना, उसको समझ पाना कि ये लग रहा है। जैसे रात के समय, भीगी रात में जब हम टॉर्च जलाते हैं तो पास की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं नहीं दिख पाती। उसका कारण यह है कि प्रकाश का उस स्थान पर जो है तीव्रता वो कम हो जाती है। तो इसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी जिस आवेश से वो उत्पन्न हो रहा है उससे काफी दूरी पर अगर हम उसको चेक करेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाएगी। तो हमें इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझना पड़ेगा। क्या आगे क्षेत्र का फैलाव, विद्युत क्षेत्र हम जानते हैं किसी स्थान पर फैला होता है, आवेश से उत्पन्न होता है। अब हमारा उद्देश्य है कि विद्युत क्षेत्र का फैलाव कैसा होता है दिखने में, इसका रूप कैसा होता है, कहाँ तक फैला होता है। तो आइए इस बारे में बात करते हैं। जिस प्रकार बच्चों किसी बिंदु, अगर हम प्रकाश का स्रोत ले लें, लाइट का, एनर्जी का, तो उससे प्रकाश चारों ओर को, हर डायरेक्शन में, त्रिविमीय कहते हैं इसको, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ऊपर आसमान में, जमीन में, चारों ओर को फैलता है, इसे त्रिविमीय कहेंगे। ठीक इसी प्रकार से एक बिंदु आवेश का भी विद्युत क्षेत्र ऐसा ही होता है, त्रिविमीय होता है चारों तरफ, और चारों तरफ होता है और कहाँ तक फैला होता है? अनंत तक फैला होता है। आपको इस वीडियो को जरा देखने के लिए थोड़ा रोक रोक के देखना पड़ेगा, चित्र को समझते समझते। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। तो अन अच्छा, ये जो हमने चित्र दिखाया है इसमें एक बिंदु के नज़दीक बाहर को दिखा रखा है। बस अंतर इतना ही होता है कि प्रकाश का जो, प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश निकलता है, हालांकि वो भी अदृश्य होता है, प्रकाश भी अदृश्य होता है। शायद हम इस तथ्य को इतना महसूस नहीं कर पाते होंगे, लेकिन प्रकाश अदृश्य होता है। हमें दिखता कब है? जब वो किसी वस्तु से टकराता है। जैसे घर में लाइट जली है तो चारों तरफ दीवारों में जब टकराती है तो दीवार दिखाई देती है। अगर कल्पना करो दीवार ना हो, आपने कभी देखा होगा रात में दिवाली, रात में जब शादी ब्याह में हम जाते हैं तो बल्ब लटका होता है अंधेरे में, उसके आसपास लाइट नहीं दिखती है लेकिन जमीन में लाइट दिखती है। अगर हम बल्ब को देखें तो आप अंदाज करेंगे कि वो बल्ब दिख नहीं रहा है, बल्कि अगर दूर से देखें बल्ब को तो आपको केवल वो बल्ब तो दिखेगा, बल्ब के चारों तरफ किरणें नहीं दिखाई देती हैं। तो इसी प्रकार से विद्युत आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो भी अदृश्य होता है, वो दिखता नहीं है। दिखेगा कब? जब हम कोई आवेश रखेंगे आसपास तो उस पर वो बल लगाने लगेगा, बल से दिखेगा। जैसे प्रकाश जो है जब दीवार से टकराता है तब दीवार दिखती है, प्रकाश तो दिखाई दे सकता है, दीवार हमें दिखती दीवार है, हम कहते हैं प्रकाश से दिखाई दे रही है। ठीक उसी प्रकार से जब आवेश विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर बल लगता है। अगर बल लग रहा है तो समझ लो कि विद्युत क्षेत्र है। देखिए मैंने यहाँ पर एक धन आवेश का
वैसे तो विद्युत क्षेत्र अदृश्य होता है, लेकिन फिर भी सुविधा के लिए मैंने इसको उनसे डैश रेखाओं से दिखाया है, लाल रंग की। अदृश्य होता है। जिस प्रकार अब देखिए प्रकाश स्रोत है एक, अब एक स्क्रीन हम प्रकाश स्रोत के पास रखें बिल्कुल नजदीक में, तो आप देखेंगे स्क्रीन में बहुत ज्यादा लाइट पड़ती है। और अगर हम उसी स्क्रीन को प्रकाश स्रोत से दूर ले जाएं तो हम क्या पाते हैं कि प्रकाश स्रोत की उस पर जो लाइट पड़ रही है वो कम है। यानी कि हम मोटे मोटे तौर पर कह सकते हैं कि प्रकाश की तीव्रता स्रोत के नजदीक ज्यादा होती है और स्रोत से दूर जाने पर वह कम हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र का भी होता है। विद्युत क्षेत्र जो है आवेश, जिस आवेश के कारण वो क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसके नजदीक तो वो बहुत ज्यादा तीव्रता उसकी होती है। कैसे निकालते हैं तीव्रता हम आगे देखेंगे। परंतु अगर हम आवेश को दूर रखें विद्युत क्षेत्र में उस आवेश से जिसने विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है, तो आप पाएंगे कि उस पर जो बल है, विद्युत बल, वो कम लग रहा है। इसका माने क्या है कि आवेश के नजदीक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों ज्यादा होती है। अब देखो मैं यहां पर एक चित्र के माध्यम से आपको ये दिखाता हूं। मैंने एक प्लस क्यू आवेश यहां पर दिखाया, इसका विद्युत क्षेत्र है। और इस विद्युत क्षेत्र में ये विद्युत क्षेत्र फैला है। इस विद्युत क्षेत्र में अलग अलग बिंदुओं पर मैं जो हूं एक अन्य आवेश को रख रहा हूं, क्यू नॉट आवेश को, जांचने के लिए कि विद्युत क्षेत्र है कि नहीं। तो मैंने इस पर अलग अलग बिंदुओं पर इस आवेश को रख के देखा, तो आप देखिए बल, मैंने देखिए ये जो एरो है इससे बल दिखाया है। तो आप क्या पा रहे हैं, जो जब आवेश वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाले आवेश के नजदीक है तो वहां पर बल ज्यादा लग रहा है, और जैसे जैसे आवेश को दूर ले जा रहे हैं बल कम होता जा रहा है, और अनंत पर जो रखा है आवेश उस पर जो बल है वो शून्य लग रहा है, उस पर बल नहीं लग रहा है। इसीलिए हमने कहा था किसी आवेश का जो विद्युत क्षेत्र अनंत तक फैला होता है, अर्थात P1 पर जो बल है वो P2 से ज्यादा है, P2 पर P3 से ज्यादा है। इस प्रकार से ये जो मैंने P1, P2, P3 दिखा रखे हैं, असल में ये बल हैं। इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ये बल P1 पर बल, P2 पर बल, P3 पर बल, FP3 है, FP4 है, ऐसी FP5 है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि बल जो है, इसका माना आवेश का जो, जिस आवेश का विद्युत क्षेत्र है यहाँ पर ये है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाला आवेश, तो इसके कारण इस पर बल क्यों लग रहा है, क्योंकि ये जो आवेश है इसके विद्युत क्षेत्र में है और बल ज्यादा लग रहा है। देखिए ये एरो से हम बल की साइज और बल की डायरेक्शन दोनों दिखाते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। अभी यहाँ पर एक बात और है समझने की। देखिए मैं अगर ये चित्र मैंने लिया है यहाँ पर, इस चित्र को मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये चित्र भी बड़ा एक्सप्लेनेटरी पिक्चर है। इसमें आप देखिए ये वाला जो ये जो चित्र है इसमें देखिए आप, इसमें ये जो एरो बने हैं, एरो देखिए आगे को छोटे होते जा रहे हैं। यहाँ पर बड़ा है, यहाँ पर छोटा हो गया, यहाँ पर और छोटा हो गया। तो इसका माने ये क्या दिखा रहा है, ये चित्र हमें दिखा रहा है कि जो है विद्युत क्षेत्र जो है वो बच्चों आवेश से दूर जाने पर कम होता जाता है, ताकत उसकी कम होती जाती है। तो इस चित्र के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। बल रेखाएं हमने एक नया टॉपिक लिया है जिसमें हम इसकी सहायता से फैराडे का सजेस्टेड मेथड है,
फैराडे ने बताया कि किस प्रकार से विद्युत बल रेखाएं क्या होती है और इसका उपयोग क्या होता है। तो यहाँ पर मैं बता दूं, विद्युत बल रेखाओं का उपयोग जो है विद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि विद्युत क्षेत्र जो है एक अदृश्य चीज होती है जो कि किसी आवेश के चारों तरफ होता है, लेकिन बल रेखाओं के द्वारा हम इसका चित्रण कर सकते हैं। यानी कि एक तरीके से ड्राइंग है एक प्रकार से। जिस प्रकार से एक चित्रकार ड्राइंग में विभिन्न भावों को क्रिएट करता है, तो उसी प्रकार से यह है। तो देखिए फिर किस प्रकार से इसको किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक आवेश लिया है, इसके चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र है। देखिए इस विद्युत क्षेत्र में मैंने कुछ बिंदु लिए हैं। अब इस यहाँ पे विद्युत क्षेत्र जो है वो Q इस आवेश का है, Q का। अब मैंने Q नॉट इसके पास एक आवेश रखा किसी बिंदु पर, तो इस Q नॉट पर बल देखिए किस दिशा में लग रहा है। इस दिशा में ही मैंने आगे एक बिंदु और लिया, Q नॉट को वहां रखा, तो फिर उसमें बल देखा। अब बल भले ही कम लग रहा है, लेकिन अभी भी बल की दिशा जो है दिखाई गई है चित्र में। इसी प्रकार से आगे के बिंदुओं पर भी हमने बल की दिशा इस प्रकार से दिखा रखी है। तो इसी प्रकार से दूसरी दिशा में लें अगर हम, तो इसी प्रकार से दूसरी दिशा में Q नॉट को रखकर हम इस प्रकार से बिंदु जो है ढूंढ सकते हैं जो कि एक ही सीध में पड़ रहे हैं। और ये जो बिंदु हैं ये जो है आपको इस प्रकार से दिखाई देंगे, जैसे एक उस बिंदु आवेश Q से चारों ओर किरणें जैसी निकलती हुई दिखाई देंगी इन बिंदुओं को जोड़ने पर। तो ये जो कंटिन्यूअस लाइन मैंने खींच दी है, इन बिंदुओं की जगह मैंने एक लाइनें खींच दी हैं, इन्हीं को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विद्युत बल रेखाएं, यानी कि ये वो रेखाएं हैं जिसके अनुदिश आवेश पर बल लगता है। यानी कि अगर आप इस बिंदु में कहीं पर भी आवेश को रख देंगे तो इस दिशा में आवेश पर बल लगेगा। ध्यान रखना है कि कुछ लोग इसको ऐसे समझ लेते हैं जैसे कि ये वो रेखाएं हैं जिन पर अगर मैं Q नॉट को छोड़ दूं तो Q नॉट जिस लाइन में दौड़ लगाएगा ये वो लाइनें हैं। ये ऐसा नहीं है, ये केवल बल की दिशा को बता रही हैं। आवेश Q नॉट किधर को चलेगा ये तो कई और चीज़ों पर भी निर्भर करता है, लेकिन फिलहाल इस एक रेखा में अगर मैं आवेश को अलग अलग बिंदुओं पर रखूं तो बल की दिशा इसी प्रकार से लगेगी, जैसा कि मैंने आपको शुरू में Q नॉट पे दिखाया था। तो आपकी समझ में आया होगा कि किस प्रकार से ये बल रेखाएं लगती हैं। पुनः मैं दिखा रहा हूं, इसको आप देखिए। देखिए पहले मैंने Q नॉट को कहाँ रखा, बल लगा, फिर मैंने उसके आगे वाले बिंदु पर रखा। इसी तरीके से ये बल रेखाएं खींची जाएंगी। जैसे मैंने यहाँ पर रखा, आप ऐसे एक दूसरा पाथ चुन लीजिए। ये नीचे को हमने चुन लिया है, इसी प्रकार से अन्य पाथ चुन लीजिए और इस पर बिंदुओं में आवेश को रखते जाइए और जिधर जिधर को बल लगता जा रहा है उसी दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे। तो आपको इस प्रकार से डॉटेड पैटर्न आपको मिल जाएंगे। फिर इनको हम अगर लाइनों के द्वारा दिखा दें तो इन्हीं को हम बल रेखाएं कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो धन आवेश से बच्चों किस प्रकार से बल रेखाएं हम जो है दिखाते हैं। ये सभी रेखाएं जो हमने खींची हैं इन्हीं को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा चित्र आपके सम्मुख है। इसमें मैंने ये धनावेश दिखा रखा। वही आपने देखा, पहले हमने बल रेखाएं खींची, एक काले डॉट से जो टिक मार्क है इससे दिखा रखा है। इसके बाद जब हम इन लाइनों को जोड़ देते हैं कंटिन्यूअस, तो चित्र बी जो है इसमें इस प्रकार का दिखाया जाता है। तो ये जो है बल रेखाएं कैसे दिखाएंगे, किसी स्वतंत्र आवेश या अकेला धनावेश अगर कहीं पे है तो उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र कैसा दिखेगा, ये उसको हमने दिखाया है। अब ये तीसरा चित्र प्रस्तुत है। इसमें दो आवेश लिए गए हैं, एक धन और एक ऋण। तो धन के पास विद्युत बल रेखाएं खींचेंगे,
इसी प्रकार से ऋण आवेश के कारण भी देखिए विद्युत बल रेखाएं कुछ परिवर्तन आपको नजर आता है। इसमें देखिए अब विद्युत बल रेखाएं जो हैं ऋण आवेश की ओर को हैं, चित्र बी में देखिए, जबकि धनावेश से बाहर को निकल रही हैं और ऋण आवेश की ओर को आ रही हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो तीर हैं ये बल की दिशा को बता रहे हैं। बल किस किस पर बल, क्यू नॉट, एक धनावेश को रख रहे हैं हम। तो जब ऋण आवेश के नजदीक हम किसी बिंदु पर धनावेश रखेंगे परीक्षण वाला, तो वो उसको आकर्षित करेगा। इसलिए इसीलिए ऋण आवेश के पास जो विद्युत क्षेत्र है वो उसी की ओर को होता है, आवेश की ओर को ही होता है। अब एक चित्र सी में देखिए, चित्र सी में जो है बल रेखाएं खींची गई हैं, बी में भी बल रेखाएं हैं, सी में भी बल रेखाएं हैं। बी में बल रेखाएं थोड़ा दूर दूर हैं, सी पर बल रेखाएं थोड़ा नजदीक नजदीक है। इसका मतलब ये है कि सी जो है वो ज्यादा तगड़ा आवेश है, यानी कि सी ज्यादा ऋणात्मक आवेश है, इसलिए उसके चारों तरफ जो विद्युत क्षेत्र बन रहा है नजदीक में वो ज्यादा घना बन रहा है। पहले वाला चित्र आपकी समझ में आ गया, पहले धनावेश का था, दूसरा ऋणावेश का था, और जो तीसरा बना है ये दोनों ऋण आवेशों की तुलना कर रहा है कि कौन सा ऋण आवेश ज्यादा ताकतवर है। तो ज्यादा ताकतवर के नजदीक विद्युत क्षेत्र ज्यादा ताकतवर होगा। तो उसको हम जब बल रेखाओं के द्वारा दिखाएंगे तो वहां पर बल रेखाएं ज्यादा नजदीक नजदीक खींची हुई दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी ये अगला चित्र देखिए, इस चित्र में मैंने अलग अलग आवेश लिए, एक धनावेश एक ऋणावेश लिया है। तो धनावेश से जो विद्युत बल रेखाएं जब हम खींचेंगे तो आप देखेंगे इस प्रकार से धनावेश जैसा दिखा रखा है, ये सबसे ऊपर वाला चित्र जो है। तो धनावेश से बल रेखाएं निकल के ऋण आवेश की ओर को जाएंगी और ऋण आवेश से जो है वो धनावेश की ओर को जाएंगी। ऋण आवेश से धनावेश की ओर को नहीं जाएंगी, ऋण आवेश की ओर जाएंगी। इसी प्रकार से अगर एक धन प्लेट है और एक ऋण प्लेट है तो धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर को बल रेखाएं जो हैं वही हम क्यू नॉट आवेश को रखेंगे तो हमको सीधी सीधी बल रेखाएं मिलेंगी जो धन से ऋण की ओर को जा रही हैं। इसी चित्र को हम आगे समझेंगे और डिटेल में। अब ये देखिए दो धन आवेश हैं, तो इसके कारण जब हम बल रेखाएं खींचते हैं तो कुछ इस प्रकार का चित्र बनता है। यानी कि आपको एक तरीके से ये बता रहा है कि धन आवेश के आसपास विद्युत क्षेत्र किस प्रकार का होगा। अगर अलग अलग आवेश है, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा प्लस क्यू माइनस क्यू का, तो अभी हमने देखा ही था प्लस क्यू से निकलेंगी माइनस क्यू की ओर को जाएंगी। लेकिन अगर प्लस वाला आवेश प्लस टू क्यू है और माइनस वाला क्यू है तो आप देखिए प्लस क्यू के आसपास विद्युत क्षेत्र कितना घना घना सा हो रहा है, इसका माने विद्युत क्षेत्र ज्यादा बनेगा। और ऋण आवेश के नजदीक जो चित्र है वो कैसे घूम जाएंगी बल रेखाएं। तो इस प्रकार से बल रेखाओं को हम दिखाते हैं इसमें। अब यहाँ पे देखिए आगे, ये है अगर किसी स्थान पर बल रेखाएं खींची गई हैं तो हम बल रेखाओं की सहायता से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र दिखा सकते हैं कि कहाँ पर होगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मैंने ऊपर वाला सबसे पहला देखिए कि मैं बिंदु जिस बिंदु पर ये एक एरो खींचा गया है इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से दिखाई जाएगी जैसा चित्र में दिखाया गया। एक स्पर्श रेखा खींच देंगे उस बिंदु पर तो वो विद्युत क्षेत्र को दिखाएगी। ऐसे कोई दूसरा बिंदु लेते हैं तो वहां पर एक स्पर्श रेखा की दिशा में एक तीर खींच देंगे, ये इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होगा। इसी प्रकार से तीसरा, तो अलग अलग बिंदुओं पर बच्चों मैंने यहाँ बिंदु 1 पे विद्युत क्षेत्र की दिशा E1 की ओर होगी, 2 पर E2 की ओर होगी, 3 पर E3 की ओर को होगी। इस प्रकार से हम इसको दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाइए, अगला चित्र है, इसमें भी एक बल रेखाएं खींची गई हैं विद्युत क्षेत्र में। तो आप देख रहे हैं विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं जो है वक्र हो रही हैं थोड़ा सा। बिंदु P पर वक्र जो हमने इसको दिखाया है इसका माने यह है कि P पर विद्युत क्षेत्र
आप देखिए पी पर जो बल रेखाएं हैं बहुत नजदीक नजदीक हैं, जबकि क्यू वाले स्थान पर बल रेखाएं दूर दूर हैं। तो फैराडे ने ये बताया कि जहाँ पर बल रेखाएं नजदीक नजदीक होंगी, जब भी आप ड्रॉ करेंगे, चित्र बनाएंगे, तो बल रेखाएं आप खींचेंगे, तो बल रेखाएं कहीं ना कहीं पे आपको नजदीक सी दिखेंगी, कहीं पे दूर दूर दिखेंगी। जहाँ पर बल रेखाएं नजदीक नजदीक हैं वहां पर विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा और जहाँ ताकत में, और जहाँ पर बल रेखाएं दूर दूर होंगी वहां पर विद्युत क्षेत्र कम होगा ताकत में। अब इसको फर्दर हम आगे देखते हैं। अगर दो बल रेखाएं किसी को इस प्रकार से काटती हुई दिखती हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि दो बल रेखाएं आपस में अगर काट नहीं सकती। अगर बल रेखाएं काटेंगी तो कटान बिंदु पर, जैसे ये हमने दो बल रेखाएं दिखाई हैं, तो पहली पहली बल रेखा कटान बिंदु पर पहली बल रेखा के हिसाब से विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर को होगी, और दूसरी बल रेखा के हिसाब से विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है ऐसी होगी। तो एक ही जगह पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं नहीं हो सकती, इसलिए इसका माने विद्युत बल रेखाएं आपस में काटती नहीं हैं। क्योंकि किसी बिंदु पर कटान बिंदु पर नहीं तो विद्युत बल रेखाओं की दो दिशाएं हो जाएंगी। विद्युत बल रेखाओं के बारे में अभी बहुत सी जानकारी हमें बच्चों यहाँ पे प्राप्त करनी है। अगर एक समान विद्युत क्षेत्र है कहीं पे, तो वहां का कुछ नज़ारा कैसा होगा देखिए। एक समान विद्युत क्षेत्र अगर कहीं पर है तो वहां जो है बल रेखाएं वहां पर बल रेखाएं इस प्रकार से समांतर होंगी, ये एक समान विद्युत क्षेत्र को दिखाएंगी। इस प्रकार का होगा। ऐसा क्यों होगा? स्पष्ट कारण है कि क्योंकि मैंने तुमसे कहा था कि जहां पर बल रेखाएं नजदीक नजदीक होती हैं वहां पर विद्युत क्षेत्र ज्यादा होता है, जहां दूर दूर होती कम होता है। क्योंकि एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र में सभी जगह पर विद्युत क्षेत्र बराबर होगा, इसलिए बल रेखाएं ना तो कहीं नजदीक होंगी। ये पी पर भी जो विद्युत क्षेत्र होगा वही विद्युत क्षेत्र क्यू पर होगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र पी पर तथा क्यू पर जो है वो बराबर होंगे आपस में बच्चों। एक समान विद्युत क्षेत्र को इस प्रकार से दिखाते हैं। अच्छा, अगर कोई धातु का गोला, मान लीजिए ये ये धातु का गोला है और ये विद्युत बल रेखाएं जा यहाँ पे ये एक समान विद्युत क्षेत्र, इसमें हमने एक ये गोला धातु का रख दिया, तो इसके बाद ये लाइनें ऐसी हो जाएंगी। ऐसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि धातु की जो सतह है बच्चों, ये जो है जब भी बल रेखाएं आप खींचेंगे किसी आवेश की या विद्युत क्षेत्र में, तो बल रेखाएं धातु के गोले को लंबवत मिलती है। उसका कारण ये है, जैसे ही धातु का गोला हम रखेंगे तो धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऋण आवेशित कण, तो वो इस साइड को आ जाते हैं और इधर को धनावेश बचता है। तो इस प्रकार से धनावेश के कारण अब धनावेश से बल रेखाएं बाहर को निकलेंगी, लेकिन ये जब भी धातु के गोले को मिलेंगी तो हमेशा उसको लंबवत स्पर्श करती हैं। यानी कि ये देखिए, अब ये वाला जो एंगल है ये 90 अंश का कोण होगा, इसी प्रकार से ये भी 90 अंश का कोण होगा, ये भी 90 अंश का कोण होगा, ये भी 90 अंश का कोण होगा, और इसी प्रकार से यहाँ भी जो है ये 90 अंश का कोण बनाएंगे। यानी कि जब भी बल रेखाएं किसी धातु के गोले को मिलेंगी तो लंबवत ही उस पर उसको स्पर्श करेंगी। ये एक खास बात जो है विद्युत बल रेखाओं के बारे में मैंने आपको बताई है। तो विद्युत बल रेखाओं की सहायता से, विद्युत बल रेखाएं हैं क्या? ये लाइन है, वक्र हो सकती है, सीधी हो सकती हैं। विशेषकर मैंने आपको ऊपर बताया कि यदि आवेश जो है वो अकेला है, आवेश अकेला है तो ये रेखाएं सीधी होती है। जैसे यहाँ पर ये एकदम सीधी रेखाएं हैं, इस जगह पर देखिए
यहाँ सीधी रेखाएं, यहाँ पे सीधी रेखाएं, यहाँ पे सीधी हैं। लेकिन अगर दो आवेश हों एक साथ, जैसे कि यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए ये वक्र रेखाएं हो गई, यहाँ वक्र हो गई है, और इस जगह पर यहाँ पर देखिए यहाँ भी सीधी है। इस जगह देखिए ये धनावेश है, ये धातु की प्लेट है, तो धातु की प्लेट को लंबवत मिलती है, ये ऋणावेशी धातु की प्लेट है। इसी प्रकार से ये धातु का गोला है, देखिए रखा है लाइनें, तो यहाँ पर लाइनें जो हैं इस प्रकार से आ रही हैं, ये लाइनें आई ऐसे, और देखिए धातु के गोले के पास क्यों चली गई, क्योंकि धातु का गोला जब भी रखा जाता है तो इसमें ये इस साइड ऋण आवेश बन जाता है बच्चों इसमें, और इधर की तरफ धन आवेश बन जाता है। ये धातु के गोले में ऐसा होता है, तो ऋण आवेश की ओर लाइनें आती हैं और धन आवेश से बाहर निकलती हैं। इस प्रकार से ये लाइनें ऐसे करके, जैसा मैंने दिखा रखा है, इस प्रकार से हो जाती है। यानी कि अगर धनावेश ऋणावेश आसपास रखे होंगे तो ये जो लाइनें हैं ये वक्र हो जाती हैं। इधर देखिए ये धन आवेश और ऋणावेश का इस निकाय को द्विध्रुव कहते हैं बच्चों, द्विध्रुव। आगे इसके बारे में और विस्तृत चर्चा होगी। तो द्विध्रुव के कारण जो बल रेखाएं वो इस प्रकार की होंगी। तो ये जो चित्र है आपके दिमाग में होना चाहिए। अभी हम विद्युत क्षेत्र को दिखाना सीख गए हैं, विद्युत क्षेत्र का पता कैसे लगाते हैं ये सीख गए हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर कैसे उसकी गणना करेंगे, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र बनाया है। ये विद्युत क्षेत्र किसके कारण है हमें नहीं पता, किसी आवेश के कारण ही होगा निश्चित रूप से। इसमें कोई बिंदु P पर देखिए, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा मैंने आपको बताया था कैसे निकालेंगे। बिंदु P पर हम एक स्पर्श रेखा खींच देंगे। जिस मान लिया बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है, इस पर हमने एक एरो खींचा, तो ये तो हमें पता होगा कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होने वाली है। ठीक है, अब लेकिन विद्युत क्षेत्र अदृश्य होता है, ये तो फैराडे के नियम के अनुसार हमने पता लगा लिया बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर को होगी। अब प्रैक्टिकली हम इसको कैसे देखते हैं, हम वहां पर एक आवेश रखते हैं, धन परीक्षण आवेश हम रखते हैं। धन परीक्षण आवेश में उस रखेंगे तो उस पर कुछ बल लगेगा। ये बल मान लिया इस पर, जैसे आवेश को यहाँ पे रखा ये बल लग गया, तो बल से भी पता लग रहा है, देखिए विद्युत क्षेत्र जिधर को है उधर ही कोई बल लगा है। तो लेकिन क्या ये बल जो एफ, ये एफ पी जो है, मैंने बिंदु पी पर जो बल एफ पी आया, एफ आया, इसको एफ पी लिखेंगे हम। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये जो बल लगा बच्चों ये क्यू नॉट आवेश पर लगा, तो तीव्रता जो है क्यू नॉट आवेश पे लगने वाले बल की बल नहीं होता, बल्कि एकांक आवेश पे लगने वाला बल होता है। तो एक वो जो उसको हम निकालते हैं ना, जिसको हम कहते हैं एक एक नियम से, कि क्यू नॉट आवेश पे लगा बल बराबर एफ, इसलिए एक एक पर लगा बराबर एफ बट्टे क्यू नॉट। इस ढंग से हमने ये बल निकाल लिया। तो अब मान लिया कोई दूसरा बिंदु मैंने आर ले लिया, तो आर पे विद्युत क्षेत्र की दिशा में बच्चों ये जो मैंने जो नीले रंग का तीर दिखाया इस ओर को होगी, लेकिन निकालने के लिए हम यहाँ पर भी क्यू नॉट आवेश रखेंगे। जैसे ही इस आवेश को रखेंगे, क्योंकि आवेश विद्युत क्षेत्र है यहाँ पे, तो बल लग जाएगा इस पे। मान लिया एफ आर बल है, पहले वाले बल को मैंने एफ पी लिख दिया है ताकि दो बल अलग अलग हो जाएं। एफ आर है, तो एफ आर, ये जो एफ आर बल लगा बच्चों क्यू नॉट आवेश पे लगा, इसलिए एकांक पर कितना लगेगा, एफ आर बट्टे क्यू नॉट बल लगेगा। और विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र का स्टैंडर्ड सूत्र आ गया हमारे पास कि किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र अगर निकालना है तो उस बिंदु पर एक धन आवेश रखेंगे, परीक्षण आवेश क्यू नॉट, और उस पर जितना भी बल लग रहा है तो उसको हम उसी आवेश से भागा दे देंगे, तो हमें एकांक आवेश पे लगने वाला बल पता लग जाएगा, और इसी को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कई कई बार इसको हम खाली विद्युत क्षेत्र निकालो भी कहते हैं। जैसे मैंने कहा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा,
तो आप कहेंगे EP बराबर FP बट्टे Q नॉट होगा। और F क्योंकि बल बट्टे आवेश आया है तो बल न्यूटन में होता है और आवेश कूलाम में होता है, इसलिए विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए अब ऐसा करते हैं, ये तो अभी विद्युत क्षेत्र किसका था हमें नहीं पता, हमने केवल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है। अब एक बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र है, कोई बिंदु आवेश है, कोई बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश के समीप उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए हमने मान लिया ये हमारे पास एक आवेश है Q जो बिंदु O पर रखा है, इसको देख लीजिए सही से। मान लीजिए कोई बिंदु आवेश Q है जो O पर रखा है और इससे R दूरी पर हमें बताना है इस आवेश इसका विद्युत क्षेत्र जो होगा वो कितना होगा। तो जैसा कि अभी हमने ऊपर किया है, जिस बिंदु पर भी विद्युत क्षेत्र पता लगाना है वहाँ पर हम Q नॉट रख लेते हैं एक आवेश, फिर उस पर लगने वाला Q नॉट पर लगने वाला बल, क्योंकि Q नॉट किसके विद्युत क्षेत्र में है, Q नॉट कैपिटल Q आवेश के विद्युत क्षेत्र में है, तो ये बल लगेगा। इस बल का मान हम कूलाम के नियम से बच्चों निकाल सकते हैं, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर वाला सूत्र जो है आप जानते हैं कूलाम का नियम। तो ये जो बल F हमने ये जो F लगा ये Q नॉट आवेश पे लगा, इसलिए भागा दे देंगे Q नॉट से ही। Q नॉट से भागा देने पर ये क्या आ जाएगा, देखिए Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा, के Q बट्टे R स्क्वायर आ गया। देखिए अच्छा अब बात आता है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो आ गई, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी तो होती है जैसा कि हमने ऊपर दिखाया था। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वही होगी बच्चों जो F बल जो हमने लगाया है उसी से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकलती है। दिशा दिशा इस EP की इधर ही को होगी बच्चों जिधर को F लग रहा है, जैसे हमें लाल एरो से दिखा रखा है, ये विद्युत क्षेत्र को दिखा रखा है मैंने यहाँ पर EP। अच्छा एक खास बात और है यहाँ पर कि ये जो विद्युत क्षेत्र का जो सूत्र आया है बच्चों, कौन सा सूत्र देखिए आप फिर से, ये जो EP है ये कैसे कैसे निर्भर कर रहा है, देखिए R पर। तो EP जो है 1/R स्क्वायर के समानुपाती होता है। इसका मान यह है कि अगर मैं इन दोनों के बीच में यानी कि आवेश से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे विद्युत क्षेत्र जो है वो इस ऐसे कम होगा, जैसे ग्राफ दिखा रखा है हमने इस प्रकार से कम होगा। यदि अब हम ऐसा करते हैं एक ऋण आवेश ले लेते हैं, तो ऋण आवेश लेने पर क्या होता है, देखिए ऋण आवेश का भी तो विद्युत क्षेत्र हो सकता है। यदि बिंदु आवेश नेगेटिव है, अगर बिंदु आवेश ऋणात्मक है तो उसका भी अपना एक विद्युत क्षेत्र होगा। तो उसका विद्युत क्षेत्र कैसा होगा इसको हम देखते हैं इस प्रकार से बच्चों। ये ऋण आवेश का विद्युत क्षेत्र मैंने दिखाया है। अब देखिए आप इसको जरा देखिए कि क्योंकि विद्युत ऋण आवेश जो है नेगेटिव होता है, तो जब मैं Q नॉट रखूंगा बच्चों तो ये Q नॉट पर जो विद्युत क्षेत्र दिखेगा वो Q नॉट पे जो बल लगेगा वो -Q की ओर को होगा, क्योंकि Q नॉट एक कैसा आवेश है, जब हमने टेस्ट आवेश यानी कि जब हम परीक्षण के लिए रखते हैं वो आवेश Q नॉट जो है, ये मैंने Q नॉट आवेश दिखा रखा है। तो जैसे ही Q नॉट को P पे रखूंगा तो इस पर एक FP बल लगेगा जो कि कूलाम के नियम के अनुसार हमने लिख दिया है। अच्छा आपने यहाँ पर एक चीज देखी कि मैंने यहाँ पर जो कैपिटल Q रखा है सूत्र में बल की जगह, ये जो है माइनस नहीं लिया, यहाँ पर खाली +Q ही लिया है। हम यहाँ पर आवेश माइनस क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमने बल की दिशा तो दिखाई रखी है। -Q के कारण जो
क्यू नॉट पर बल लगेगा वो माइनस क्यू की ओर को लगेगा, तो ये माइनस क्यू के ही कारण तो हुआ। तो इसलिए हमने जो है यहाँ पे खाली बल का मान लिया है, वो आवेश का मान लिया है। अब आप देखिए धन आवेश के, क्यू आवेश जब धन था तो उसके नजदीक विद्युत क्षेत्र, और क्यू आवेश जब ऋण था उनके, देखो दोनों सूत्र एक जैसे आए हैं। इसका माने यह है कि आवेश धनात्मक हो ऋणात्मक हो, अगर उससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकालना है तो वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर सूत्र उसका होगा। अब अगर बहुत से आवेश है, ये तो एक अकेला आवेश था तब विद्युत क्षेत्र हमने निकाला, अगर बहुत से आवेश होंगे तो किस प्रकार से हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। बहुत से आवेशों के कारण देखिए किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र हमें निकालना है तो वो इस प्रकार से निकालेंगे हम। मान लीजिए Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, Q3 आवेश है, और इनके कारण जो है हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो हम P पर Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे। मान लीजिए E1 है, ऊपर वाले तरीके से जैसा ऊपर निकाला है विद्युत क्षेत्र हमने, ऐसे ही Q2 के कारण मान लिया विद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे, E2 है। तो इनका मान भी हम, अब क्योंकि अब तो हमारे पास सूत्र है रेडीमेड। ऐसे Q3 के कारण बच्चों निकालने, क्योंकि Q3 नेगेटिव आवेश है इसलिए विद्युत क्षेत्र इसकी ओर को होगा। अब हमारे पास P पर 3 आवेशों का विद्युत क्षेत्र है, Q1 का, Q2 का, Q3 का। तो ये जो, लेकिन विद्युत क्षेत्र बच्चों इसकी दिशा होती है, एक सदिश राशि है, इसलिए P पर कुल विद्युत क्षेत्र अगर आपको निकालना है तो E1, E2 और E3 तीनों को जोड़कर ही